अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बड़ी खुशी की खबर है, क्योंकि इस वक्त सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का लंबा छक्का लगा है और सदर मुमलिकत आरिफ अलवी उन्हें कंटेन करने, उन्हें घेरा डालने या फिर उन्हें मैनेज करने की कोशिश बड़े लेवल पर, टॉप लेवल पर नाकाम हो चुकी है। इसके साथ ही साथ गुज़श्ता दिनों एक नए DGISI के हवाले से चीज़ें सामने आ रही थी, क्योंकि लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम जो कि मौजूदा DGISI हैं, उनके हवाले से ये चीज़ कंफर्म है कि वो रिटायर हो रहे हैं। और उसके बाद अब कौन DGISI बनेगा, DGISI की नई तैनाती होगी या फिर एक्सटेंशन मिलेगी, इस हवाले से भी चीज़ें कंफर्म हो चुकी हैं और रिसोर्सेज बहुत कुछ बता रहे हैं, मुअम्मा हल हो चुका है। इसके साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन और निगरान हुकूमत में फड्डा पड़ा है। एक जानिब तो इलेक्शन कमीशन रंगे हाथों पकड़ा गया है और सिकंदर सुल्तान राजा, उनके लिए इससे ज़्यादा सुबकी और शर्मिंदगी नहीं हो सकती। किसी भी मुल्क के इलेक्शन कमिश्नर के लिए इससे ज़्यादा शर्मिंदगी नहीं हो सकती और सिकंदर सुल्तान राजा अपनी डबल गेम में रंगे हाथों पकड़े गए हैं। जबकि इन्होंने फिर निगरान हुकूमत को भी टफ़ टाइम देना है। ये फड्डा क्या है और सब ने लड़ना है आपस में। ये लड़ाई आज नहीं तो कल सब की होनी है। ऑल दो सब एक नुक्ते पर जमा हैं और एक चीज़ इन्हें यूनाइट करती है और वो है एंटी इमरान होना। लेकिन इस सब के बावजूद इनकी लड़ाई लिखी हुई है और इन सब ने लड़ना ही लड़ना है। और ये सांझे की हंडिया बीच चौराहे कुछ फूट चुकी है, कुछ फूटनी है। नाज़रीन कराम, एक दफ़ा फिर वही हुआ जो होना था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने परवेज़ इलाही को रिहा करने का कहा, लेकिन परवेज़ इलाही को रिहा करते ही दोबारा गिरफ़्तार कर लिया गया है। परवेज़ इलाही को रिहा करके वकील की गाड़ी में रवाना किया गया, ताहम पुलिस लाइन से कुछ दूर पहुंचते ही उन्हें दोबारा गिरफ़्तार किया गया। परवेज़ इलाही को इस्लामाबाद पुलिस के इंसदाद दहशतगर्दी डिवीज़न CTD ने गिरफ़्तार किया है, जबकि इस्लामाबाद पुलिस का कहना है कि परवेज़ इलाही को थाना CTD ने मुकदमा नंबर 3/23 में गिरफ़्तार किया है। जबकि पिम्स अस्पताल से डॉक्टर्स की टीम परवेज़ इलाही के चेकअप के लिए पुलिस लाइन्स पहुंच चुकी है। ज़राए का कहना है कि डॉक्टर्स की टीम अब उनका फिर से चेकअप करेगी। और इसके साथ ही साथ अब देखना यह है कि लाहौर हाई कोर्ट के जज अमजद रफ़ीक को तो ट्रांसफ़र कर दिया मुल्तान के अंदर कि वो वहाँ पर केसेस सुने। प्रिंसिपल सीट पे वो लाहौर में केसेस नहीं सुनेंगे। नए जज जिन्होंने ये केस सुना, उन्होंने भी वही आर्डर दिया कि आज परवेज़ इलाही को पेश करें। लेट्स सी कि अब परवेज़ इलाही को आज पेश किया जाता है या नहीं, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी पेशी का ऑर्डर है और लाहौर हाई कोर्ट में भी। तो अब पेश करना हो तो दोनों में पेश किया जा सकता है, ना करना हो तो इनकी मर्ज़ी है। दूसरी जानिब निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा है कि फ़ौज मामूली अंदाज से भी अपनी हद से तजावुज़ नहीं कर रही। अब तक ऐसा नहीं लगा कि हुकूमत को डिक्टेट किया जा रहा है। ये तो अच्छी चीज़ है अगर ऐसे हो रहा है। गैर मुल्की सहाफ़ी ने यह सवाल पूछा था। ऑब्वियसली इस वक्त इनकॉम्पिटेंसी तो पिछली गवर्नमेंट की भी है कि मुआशी हालात के अंदर ड्राइविंग सीट पर जो है वो आर्मी चीफ को आना पड़ा। लेकिन चलें, निगरान वज़ीर आज़म सब कह रहे हैं तो फिर मान लेते हैं। इन्होंने ये भी कहा कि फ़ौज हुकूमत को हर उस मामले पर इनपुट दे रही है जो उनसे मांगा जा रहा है। इन्होंने कहा कि फ़ौज मामूली अंदाज से भी अपनी हद से तजावुज़ नहीं कर रही। मुझे अब तक कोई ऐसा नहीं लगा कि मेरी हुकूमत को डिक्टेट किया जा रहा है। सिक्योरिटी और मुआशी मामलात पर हम एक साथ काम कर रहे हैं। दूसरी जानिब PTI के लिए माहौल वैसा का वैसे है जैसे परवेज़ इलाही को दोबारा अरेस्ट किया गया। अब लाहौर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ की रहनुमा यास्मीन राशिद समेत दीगर रहनुमाओं के लिए ज़मानत की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी हैं। जस्टिस आलिया नीलम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने ज़मानत की दरख्वास्तों पर समाअत की। सरकारी वकील ने ज़मानत की दरख्वास्त की मुखालफत करते हुए कहा कि मुकदमे में नई दफ़ात शामिल हो चुकी हैं। नई दफ़ात के तहत मुलज़िमों से तफ्तीश करनी ज़रूरी है। अदालत ने यास्मीन राशिद समेत दीगर मुलज़मान की रिहाई के लिए ज़मानत की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। दूसरी जानिब इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने 9 मई के मुकदमात में यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी और दीगर मुलज़मान को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भेजा है। और इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने जो नई बगावत की दफ़ा शामिल हुई हैं उस पर अब मज़ीद तहकीकात के लिए इन्हें रिमांड चाहिए
تو عدالت نے یاسمین راشد، اعجاز چودھری اور دیگر ملزمان کو 14 روز کے لیے جوڈیشل ریمانڈ پر عدالت جیل بھیجتے ہوئے 19 ستمبر کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو یہ ایک بڑی عجیب بات ہے۔ دوسری جانب جو دلچسپ چیز ہوئی ہے، چیف الیکشن کمشنر نے امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم سے ملاقات کی، اس پر سوالات اٹھے پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی اور دیگر جماعتوں کی طرف سے بھی کہ انفرادی حیثیت میں چیف الیکشن کمشنر کا ملنا نہیں بنتا، باقی چیف آف آرمی سٹاف کے ساتھ ملنے کی سمجھ آتی ہے، سیکیورٹی کوآپریشن ہے، وزیر اعظم سے ملتے ہیں، اپوزیشن جماعتوں سے ملتے ہیں، اس کی بھی سمجھ آتی ہے، لیکن امریکی سفیر سے ملاقات کی سمجھ نہیں آتی۔ اب چیف الیکشن کمشنر اور امریکی سفیر کی ملاقات دفتر خارجہ کی تجویز کے خلاف ہونے کا بھی انکشاف ہوا ہے۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ نے وزارت خارجہ کی تجویز بھی ہوا میں اڑائی ہے۔ وزارت خارجہ کی جانب سے امریکی سفیر سے ملاقات نہ کرنے کے مشورے کے باوجود چیف الیکشن کمشنر نے 24 اگست کو یہ ملاقات کی۔ بڑی تیزی تھی، ان کا بڑا دل کر رہا تھا اور امریکہ بہادر کے سفیر ہیں، آلدو آپ کی منسٹری آف فارن افیئر یہ کہہ رہی ہے کہ آپ ان سے ملاقات نہ کریں، آپ کی نہیں بنتی ملاقات، لیکن ایسے کیسے ہو سکتا ہے سکندر سلطان راجہ ملاقات نہ کریں۔ الیکشن کمیشن نے ملاقات کو خفیہ رکھنے کے لیے کوئی بیان جاری کرنے سے گریز کیا، لیکن امریکی سفارت خانے نے بیان جاری کر کے سارا بھانڈا پھوڑ دیا۔ تو وزارت خارجہ کے حکام اس ملاقات پر شدید برہم ہیں اور سفارتی ذرائع کے مطابق چیف الیکشن کمشنر کی غیر ملکی سفراء سے ملاقاتوں کا سلسلہ انتہائی باعث تشویش ہے۔ الیکشن کمیشن کو خارجہ پالیسی اور سفارتی امور کی نزاکت کا ادراک کرتے ہوئے غیر ملکی سفارتکاروں سے ملاقاتوں میں انتہائی محتاط رہنا چاہیے۔ خارجہ پالیسی امور کو از خود اپنے ہاتھ میں لینے سے گریز کرنا چاہیے۔ ذرائع کے مطابق جب امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم نے چیف الیکشن کمشنر سے ملاقات کی استدعا کی تو انہوں نے وزارت خارجہ سے رائے مانگی تھی، جو درست اقدام تھا۔ وزارت خارجہ کی طرف سے چیف الیکشن کمشنر کو ملاقات سے اجتناب برتنے کا مشورہ دیا گیا، لیکن انہوں نے اس کے باوجود ملاقات کی، جو کہ ایک نامناسب عمل تھا۔ اس پر اب کنسرنز ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس ملاقات کے اندر نگران حکومت برہم ہے تو طاقتور کہاں ہیں؟ اور اپیرنٹلی یہی لگ رہا ہے کہ طاقتور بھی شاید نگران حکومت والی سائیڈ پر ہوں، جبکہ دوسری جانب نگران حکومت کے تجویز کردہ 9 افسران کے نام الیکشن کمیشن نے مسترد کیے ہیں۔ 6 سیکرٹری اور 3 ڈپٹی کمشنر کے ناموں پر الیکشن کمیشن کو اعتراض ہے۔ الیکشن کمیشن نے نگران حکومت کی جانب سے بھیجے گئے 6 سیکرٹری اور 3 ڈپٹی کمشنرز کے ناموں کو جو ہے وہ مسترد کیا ہے۔ تو اس پر ظاہر سی بات ہے الیکشن کمیشن جو ہے وہ نگران حکومت کو ٹف ٹائم دے رہی ہے۔ الیکشن کمیشن کی اس ملاقات پر تو بہت سے سوالات کھڑے ہیں۔ اسی ملاقات والے دن ہی الیکشن کمشنر صدر مملکت کو خط لکھ کے کہتا ہے کہ میں آپ کو جواب دہ نہیں ہوں، میں نے آپ سے نہیں ملنا اور تاریخ بھی میں نے دینی ہے، آپ نے نہیں دینی۔ میں الیکشن ایکٹ 2017 کی ترمیم پر یقین رکھتا ہوں، میں آئین پر یقین نہیں رکھتا۔ ناظرین اکرام، صدر مملکت کی یہ بات نہیں ہے، ایک بیسک سی چیز ہے، ایک جانب آئین اور دوسری جانب الیکشن ایکٹ میں ترمیم ہے۔ ترمیم اور آئین میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ آئین میں ترمیم کے لیے آپ کو 2/3 میجورٹی چاہیے، جو پچھلی حکومت کے پاس نہیں تھی، وہ واردات ڈال کے چلے گئے۔ اب اگر چیف الیکشن کمشنر ڈیٹ دیتے ہیں، صدر مملکت بھی ڈیٹ دیتے ہیں، چھوڑیں جسٹس بندیال کو، قاضی فائز عیسیٰ، کیا دنیا کا کوئی بھی جج یہ فیصلہ نہیں دے پائے گا، اس کے ہاتھ بندھے ہوں گے، مطلب ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو جائے گا۔ مطلب اگر آپ نے الیکشن کمیشن کے حق میں فیصلہ دے دیا تو سب کو مشکل میں ڈالیں گے، اور یہ ان کی صرف اور صرف ضد اور انائیں ہیں۔ ناظرین اکرام، ایک جانب ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم کی ریٹائرمنٹ کی بھی خبر آ رہی ہے، کیونکہ ستمبر میں 3 لوگ اپیرنٹلی ریٹائر ہو رہے ہیں۔ ایک تو ہمارے چیف جسٹس جو کہ کنفرم جائیں گے کیونکہ نئے چیف جسٹس نامزد ہو چکے ہیں، دوسرے ہمارے صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی جو کہ گھر نہیں جائیں گے کیونکہ 9 تاریخ ان کی آخری تاریخ ہے دفتر میں، لیکن ان کے پاس ایک گراؤنڈ ہے اور آئین انہیں اجازت دیتا ہے کہ جب تک ان کا جانشین نیا صدر منتخب ہو کے اپنے عہدے پر کام کرنے نہیں آتا، اتنی دیر تک وہ کام کرتے رہیں گے۔ اور صدر مملکت عارف علوی کا چھکا کیسے لگے گا یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پچھلی حکومت اور الیکٹورل کالج تو ہے نہیں،
कोई नए सदर इस वक्त मुंतखब हो नहीं सकते। तो सदर को उस वक्त तक इस वक्त ये कंफर्म हो चुका है और ताकतवरों को भी इस बात का इदराक हो चुका है कि सदर को इस वक्त कोई नहीं निकाल सकता। सदर को उनकी अपनी मर्जी और मंशा के अलावा कोई उनके दफ्तर से नहीं निकाल सकता, कोई प्रेसिडेंसी उनसे नहीं ले सकता। एक जानिब तो ये इमरान खान के लिए अच्छी खबर है, जबकि पीडीएम के लिए ये तबाहकुन खबर है कि सदर के पास एक इख्तियार रहेगा इलेक्शंस तक। और वो इख्तियार क्या है? वो इख्तियार है किसी भी शख्स की सज़ा ख़त्म करने का इख्तियार। इसमें खान साहब की एक सज़ा तो मुअत्तल हो गई है, बाकी जितनी मर्जी सज़ाएं दें, रिमांड पर कितना अरसा रखेंगे, 20 जनवरी या फरवरी इन्होंने जो है वो इलेक्शन में जाना ही जाना है। अब सदर के हाथ में ये हथियार होगा तो ताकतवरों के मंसूबों पर सदर की तलवार जो है वो लटकती रहेगी। तो सदर का ये छक्का लगा है। दूसरी जानिब जनरल नदीम अंजुम के हवाले से ये बात आ रही है कि उन्होंने सितंबर में रिटायर होना है। पिछले दिनों एक खबर चली थी, एक नाम भी आया था, लेकिन मैंने वो नाम आपके सामने नहीं रखा क्योंकि कंफर्म नहीं था। 4 दिन पहले मैंने आपको खबर दी कि अभी तक कोई नए डीजी आईएसआई के हवाले से इंफॉर्मेशन नहीं है। अब उसी चीज़ की तस्दीक आप कह लें, क्योंकि अंसार अब्बासी ने कहा है कि डीजी आईएसआई लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम को एक्सटेंशन दे दी जाएगी, क्योंकि उनकी उम्र जो है वो 60 साल से कम है, जबकि उनकी मुद्दत मुलाजमत पूरी हो रही है। अगर इस तरह से हो तो आर्मी चीफ उन्हें रिटेन कर सकते हैं और आर्मी चीफ उन्हें एक्सटेंशन दे सकते हैं और वो यूनिफॉर्म में ही रहेंगे। इस हवाले से कागजी कार्रवाई के लिए वज़ीर आज़म जो चीफ एग्जेक्टिव हैं उनके सिग्नेचर भी होते हैं। तो अब ज़रा ये कंफर्म कर रहे हैं कि जनरल नदीम अंजुम की एक्सटेंशन अब कंफर्म्ड है और नए डीजी आईएसआई के हवाले से ऐसी कोई बात नहीं है। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।